नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है भारत की राज्यव्यवस्था का जो 6 रिवाइज एडिशन जो लेटेस्ट बुक है उसकी लेसन्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हम लेसन डिस्कस कर रहे थे केंद्र राज्य संबंधों का। ठीक है, और उसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, पिछले पार्ट में केंद्र राज्य संबंधों के भाग 1 में हमने चर्चा की विधायी संबंधों की। ठीक है, आज चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंध की। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स ने पिछला लेसन का वीडियो नहीं देखा है विधायी संबंधों का, उसको ज़रूर से आप देख लीजिएगा। केंद्र राज्य संबंधों का टॉपिक है, आज चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंधों की। ज़रूर से उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। और साथ ही मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो साथियों, चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्या बात कही जाती है केंद्र राज्य संबंधों में। पहली चर्चा करेंगे कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे की। प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ और उसमें कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे में क्या बात कह रहे हैं। कहते हैं कि केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत है। क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में हमने कुछ मामले छोड़ दिए और उनको छोड़ करके कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें हमने विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया है। ठीक है, कौन कौन सी हैं चर्चा करते हैं। पहली है उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी केंद्र की कार्यपालक शक्तियों की बात की जा रही है और उसमें पूरे भारत में उसकी शक्तियाँ विस्तृत है। उस मामले में है कि जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, यानी संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार हमने दिया किसको? संसद को। दूसरी कही जाती है बात कि किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण और न्यायिक क्षेत्र का कार्य। इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं में हैं, यानी राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा। किसी भी संधि या समझौते के तहत अधिकार और प्राधिकरण या न्यायिक क्षेत्र का कार्य। तीसरी बात करें तो वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति है, यानी सम्मति सूची पर विषय होंगे। यानी कार्यकारी शक्तियाँ, यानी काम से संबंधित अपनी शक्तियाँ बांटती है कि संसद जो होगी वो संघ सूची पर, राज्य राज्य सूची पर और सम्मति सूची पर दोनों केंद्र व राज्य दोनों विधान का निर्माण कर सकेंगे। क्लियर? नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। दूसरी हम बात करें कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे में। कहता है राज्य और केंद्र के दायित्व, यानी उनकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं संविधान में राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। क्या? राज्य की जो जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं उस पर हमने 2 पाबंदी लगाई है। कौन सी? जिससे कि इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। यानी ये कह रहा है केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियों में ये कहना चाहता है कि हमने क्या किया, राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर पाबंदी लगा दी। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि केंद्र को जो कार्यकारी शक्तियाँ को जो हमने अधिकार दिया है वो केंद्र को ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे। क्या बात की जाती है? कहते हैं दायित्वों की चर्चा करते हैं कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना और राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। तो ये दायित्व है संसद का और राज्य का। राज्य में केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना, यानी केंद्र की कोई भी कार्यपालक शक्ति राज्य में लागू हो रही है तो राज्य की सरकार, राज्य का विधायक, राज्य की विधानमंडल उसको किसी भी प्रकार से कोई उसमें बाधा न पहुंचाए, ना ही उसके संबंध में कोई पूर्वाग्रह रखे। ठीक है, तो ये राज्य का केंद्र का दायित्व बनता है। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ इस सीमा तक विस्तृत है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को ये निर्देश देती है कि केंद्र का कानून उसके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। इसमें हमने विधायी संबंधों में भी चर्चा की थी और पहले भी हमने इस बात की चर्चा कर ली है कि संघ सूची और राज्य सूची में अगर मान लीजिए कोई भी टकराव होता है, ठीक है, तो संघ सूची मान्य होती है। उसी प्रकार से कहे कि केंद्र का कानून जो होगा ना उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी बल्कि बजाय राज्य के कानून के। साथ ही केंद्र जो भी निर्देश देगा वो प्रकृति में बाध्यकारी होंगे, यानी राज्य की सरकारों को उन निर्देशों को, उन इंस्ट्रक्शंस को मानना पड़ेगा ही, यानी बाध्य है, हमने बना दिया उनको कि आपको इन निर्देशों को मानना ही पड़ेगा, आप इससे मुकर नहीं सकते। क्लियर?
आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है क्या, ये आर्टिकल 365 ये कहता है कि यदि कोई भी राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया है। अतः इसका अभिप्राय ये होगा कि इस दशा में आर्टिकल 365 के तहत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या बात बताई जा रही है मित्रों, हमने जो भी बात की कि केंद्र को हमने असीमित अधिकार प्रदान कर देते हैं, साथ ही केंद्र मान लीजिए जो भी इंस्ट्रक्शन राज्य की सरकार को देगा और राज्य की सरकार उसको मानने से मना कर देती है तो राष्ट्रपति उस मामले को अपने हाथ में ले लेंगे, ठीक है, और आर्टिकल 365 का उपयोग करके उस पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। यानी राष्ट्रपति शासन दो तरह से लगता है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। आपातकालीन प्रावधानों में डिटेल से हम इसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो ये यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र ने मान लीजिए किसी भी सरकार को कोई बात बता दी या कोई भी उसको आदेश दे दिया ना, तो उस राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं मानेंगे तो आर्टिकल 365 का उपयोग करके हम उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ठीक है। तीसरी जो कार्यकारी शक्तियों के बंटवारे में प्रशासनिक संबंधों की जो बात करते हैं, यानी प्रशासनिक संबंधों में तीसरा क्या बात बताई जाती है, राज्य को केंद्र के निर्देश। क्या निर्देश देगा राज्य को केंद्र राज्यों को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के बारे में निर्देश देगा। कौन कौन से? कि संचार के साधनों को बनाए और उनका रखरखाव करे। यानी किसी भी राज्य में केंद्र का मान लीजिए कोई भी संचार का साधन है, कोई भी संचार की व्यवस्था केंद्र के द्वारा लगाई जा रही है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी बनेगी कि वो उसकी सुरक्षा करे, ठीक है। निर्देश केंद्र ने दे दिया तो उसको सुरक्षा करनी पड़ेगी, साथ ही राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करेगा। क्या? राज्य से संबंधित जो भी भाषाई अल्पसंख्यक समूह है तो उस समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा में सीखने की प्राथमिक शिक्षा में राज्य उनकी व्यवस्था करेगा और राज्य में एसटी के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। क्या? यानी निम्नलिखित मामलों से संबंधित केंद्र राज्यों को निर्देश दे रहा है और निर्देश उसने इस मामलों से संबंधित दे दिया तो राज्य को इनको मानना ही पड़ेगा। क्लियर? चौथी बात करें, क्या कहता है? राज्य कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या बात बताई जाती है, सुने। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों की, राज्य और केंद्र, ठीक है, इन दोनों की जो विधायी शक्तियां थी हमने इनको बांट दिया और केंद्र जो होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि राज्य जो होगा यानी 2 या 2 से अधिक राज्य अगर प्रस्ताव पारित करते हैं और संसद को ये कहते हैं कि आप इस मामले पर राज्य सूची पर कानून बनाइए, तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे ये बात बताई जाए कि केंद्र जो है ना, कानून बनाने की शक्ति राज्य को नहीं दे सकता और साथ ही अकेला राज्य सूची पर कानून बनाने को नहीं कह सकता। यानी 2 या 2 से अधिक राज्य ही प्रस्ताव पारित करेंगे तो अभी जाकर के राज्य सूची पर कानून बनेगा। एक राज्य अगर संसद को निवेदन करता है, प्रस्ताव पारित करता है, तो राज्य की सूची पर उस विषय पर संसद कानून नहीं बनाएगी, ठीक है। आगे क्या बात बताई जाती है, कहते हैं कि केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। क्या सहयोग होता है? कहता है संसद किसी अंतर्राज्य नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। यानी जब हम मित्रों अंतर्राज्य जल विवादों की चर्चा करेंगे, अंतर्राज्य संबंधों की, तो आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263 की डिटेल से हम चर्चा करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक समराइज तरीके से बात बताई जाती है कि संसद जो होगी ना मित्रों, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी प्रकार का पानी को लेकर कोई विवाद होता है, ठीक है, तो उस विषय के संबंध में, उस विवाद के संबंध में संसद जो होगी उस शिकायत पर निर्णय अपना दे सकती है, ठीक है। आर्टिकल 262 में ये प्रावधान हम करते हैं। और आर्टिकल 263 में क्या बात बताई जाती है कि राष्ट्रपति जो होंगे ना, वो केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन करेगा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि अंतर्राज्य संबंध का, केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक होने के बाद अंतर्राज्य संबंध का चैप्टर आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कि केंद्र और राज्य
मान लीजिए इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है ना, तो राष्ट्रपति को हमने ये पावर दे दी कि भैया आप उस विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करोगे, उसके माध्यम से उस मामले को, उस विवाद को सुलझाया जाएगा। क्लियर। तो आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263 की भी चर्चा की। नेक्स्ट क्या बात बताई जाती है, अखिल भारतीय सेवाएं, कार्यकारी यानी प्रशासनिक संबंधों में अखिल भारतीय सेवाएं भी आती है। कहते हैं किसी अन्य संघ की तरह केंद्र व राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई है, जिन्हें केंद्र की सेवाएं और राज्य सेवाएं हम कहते हैं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS शामिल है। यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जिनका, यानी ऐसी सर्विसेज, ऐसी सेवाएं जिनमें नियुक्ति की जाती है केंद्र की सरकार के माध्यम से, जबकि सेवाएं वो देते हैं राज्य में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। और ये कहते हैं कि 1966 में IFS यानी भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को तीसरी अखिल भारतीय सेवा हमने बनाया था। आर्टिकल 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। यानी पहले मित्रों दो ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, एक तो थी IAS और एक थी IPS, ठीक है। और इसको भी पहले ICS बोला जाता था और इसको पहले IP बोला जाता था, इंडियन पुलिस, इसको इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन 1966 में हमने एक तीसरी और सेवा बना दी, IFS को अखिल भारतीय सेवा बना दिया। और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसको होता है, राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा को यह शक्ति हमने दी कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाना चाहती है तो राज्यसभा बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करें, साथ ही देखो क्या बात बताई जाती है, लोक सेवा आयोग। इसमें क्या बात कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा उनको राष्ट्रपति ही सकते हैं। और अलग से लोक सेवा आयोग का चैप्टर हम जब डिस्कस करेंगे तो एक एक प्रावधान की हम चर्चा करेंगे। वैसे यहाँ पे बात आ रही है तो इसको समझ लीजिए कि राज्य में लोक सेवा आयोग जो भी होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी होंगे, उसके अध्यक्ष और सदस्यों को चुने जाते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल, लेकिन हटाया उनको राष्ट्रपति के माध्यम से जाता है। संसद में क्या बात बताई जाती है कि संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यानी मान लीजिए दो राज्य हैं और दोनों राज्यों के लिए एक ही हमें लोक सेवा आयोग गठन करना है। यहाँ दो राज्य हैं, दोनों राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हमें गठित करना है, तो संसद ऐसे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करेगी। मान लीजिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन दोनों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन करना है, जो दोनों की जो सर्विसेज है PCS की, उनको फिल कर सके, भर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। और इसका गठन करेगा संसद के द्वारा, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, क्योंकि दो अलग अलग राज्यों से संबंधित हो गए तो वहाँ पे फिर राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि राज्यपाल के अनुरोध और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता के अनुसार काम कर सकता है। यानी यहाँ पे फिर मित्रों UPSC की बात निकल करके आती है क्या, कि मान लीजिए राज्यपाल ने, गवर्नर ने, किसी राज्य का गवर्नर है, उसने अनुरोध कर दिया और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी कि हम संघ लोक सेवा आयोग से काम करवाना चाहते हैं, तो UPSC जो है, संघ लोक सेवा आयोग, जो काम राज्य सरकार ने बताया है, यानी जो राज्य की आवश्यकता अनुसार काम है, उसको वो कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करें, आपातकाल अवधि में संबंधों की चर्चा करते हैं। तो प्रशासनिक संबंधों में देखो क्या बात बताई जाती है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देश कर दे सकता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में विधायी संबंधों में मित्रों हमने चर्चा की थी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लग जाता है तो कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है और निर्देश देने का अधिकार भी संसद को प्राप्त हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे करें कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो केंद्र को इस बात का अधिकार हो जाता है कि वह राज्य को कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश दे सकता है। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। नेक्स्ट कहता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। अब क्या बात बताई जाती है, यहाँ तो बता रहा आर्टिकल 352 के बारे में, यहाँ आर्टिकल 356 के और यहाँ 360 के। 352 की चर्चा कर ली। 356 में क्या बता रहे हैं कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वहाँ पे जितने भी कार्यकारी विषय से संबंधित जितने भी काम होंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति फिर वहाँ पे निर्देश देंगे। क्लियर।
नेक्स्ट कहते हैं वित्तीय आपातकाल अगर लग जाए आर्टिकल 360 के तहत, तो उस स्थिति में केंद्र क्या करेगा, वित्तीय परिसंपत्तियाँ जितनी भी होगी, फाइनेंशियल जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज होगी, उनको अधिग्रहण हेतु राज्य को निर्देश देगा, ताकि देश में मुद्रा एवं साख की स्थिति बनी रहे, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी ठीक प्रकार से चलती रहे, बनी रहे। राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति लग जाती है तो फाइनेंशियल कंडीशन चरमरा जाती है देश की। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि सरकारी कर्मचारी और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में हम कटौती कर लेते हैं। ठीक है। अब मित्रों संवैधानिक नियुक्तियों में यानी संवैधानिक युक्तियों में क्या बात बताई जाती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। प्रशासनिक संबंधों को कहते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संवैधानिक युक्तियाँ भी हैं। कौन सी? इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय और केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। यानी कहना यह चाह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संतुलन बना रहे, समन्वय के साथ सहयोग के साथ दोनों काम करते रहें, इसलिए हमने बहुत सी ऐसी युक्तियाँ, ऐसे तरीके हमने अपनाए हैं। कौन कौन से हैं? कह रहा है नीति आयोग, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी हमने स्थापना 2015 में की थी। ठीक है। नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में शामिल है। इसको हम संवैधानिक निकाय भी बोलते हैं, क्योंकि मित्रों ना तो हमने इसको संवैधानिक यानी ना तो हमने इसका जिक्र किया है संविधान में नीति आयोग का, और ना ही हमने इसको किसी अधिनियम के माध्यम से बनाया है। हमने तो इसको कार्यपालक आदेश के माध्यम से बनाया है। सरकार को आवश्यकता हुई और सरकार ने योजना आयोग को बना दिया और योजना आयोग को नाम परिवर्तित करके हमने नीति आयोग बना दिया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय। ठीक है। साथ ही नेक्स्ट कहता है राष्ट्र विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, क्षेत्रीय परिषदें और यूजीसी आदि जो हैं, ये भी मित्रों ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखती है, ताकि सहयोग और समन्वय के आधार पर दोनों काम कर सकें। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको आज मित्रों समझ में आई। आज हमने चर्चा की प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ठीक है। आज का लेसन यहीं स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेक्चर में केंद्र राज्य संबंधों के पार्ट 3 में वित्तीय संबंधों की चर्चा करेंगे, और वित्तीय संबंधों की चर्चा के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मित्रों वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है, और सब्सक्राइब आपने अभी तक भी चैनल को नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल का आइकन है, ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आपको मेरी वीडियो नहीं पहुंचेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूरी एम लक्ष्मीकांत की बुक हम कंप्लीट करने वाले हैं। 80 इसमें लेसन है। पूरी इंडिया में भारत की राज्य व्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस बुक में समाहित हैं। ठीक है। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों आज लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं, आने वाले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।